नमस्ते दोस्तों, मैं आपका जीतू भैया आपके और मेरे स्पोरम चैनल में स्वागत है। ओके, तो आज जीओसी का वीडियो 2 आइसोमेरिज्म लेके आया हूँ एंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करने वाला हूँ। उससे इजी हो जाएगा आपको आइसोमर मतलब किसी भी सब्सटेंस का आइसोमर निकालने में। ओके, तो पहले हम आइसोमर समझते होता क्या है ये। तो आइसोमेरिज्म होता क्या है? सब्सटेंस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but with different physical and chemical properties are called isomers and the phenomena is called isomerism. ओके, तो एक एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मूला सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट उसका ये अरेंजमेंट अलग होने के वजह से फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है, तो उसको हम आइसोमर बोलते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में हम चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म पढ़ेंगे एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर दो क्लासीफाई में डिवाइड होता है, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फर्मेशनल। इसमें हम कॉन्फ़िगरेशनल हमारे पोर्शन में ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल वो हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं चेन आइसोमर पे। तो चेन आइसोमर क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट इन लेंथ ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। ओके, इसका मतलब सपोज करो एक आपके पास कंपाउंड है C4H10, आपको पूछ दिया इसका चेन आइसोमेरिज्म कितना होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका आइसोमर कितना होगा। दो आइसोमर बनेगा, एक तो नॉर्मल एंड सेकंड क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ पे डाल दो, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, ये दो आइसोमर बन जाएगा, एक ये एन ब्यूटेन एंड ये आइसोब्यूटेन। ये होता है हमारा चेन आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट इन लेंथ ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन। ओके, इसमें हमने क्या किया, ये हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन था, इसमें हमने इसका लेंथ यहाँ पे एक कार्बनल ग्रुप डाल दिया यहाँ से उठा के। फिर सेकंड एग्जांपल, जैसे कि आप ये खुद से ट्राई कर सकते हो, C5H12। ओके, तो नॉर्मल पहले एक एन पेंटेन बना लो, एक दो तीन, हाँ एन पेंटेन बनाइए। इसमें आप क्या करो, एक को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, तो सेकंड क्या हो जाएगा ऐसा। एंड इसमें थर्ड भी बन सकता है, यहाँ से उठा के बीच में पुट कर दो। ओके, ऐसा। तो ये तीन कंपाउंड बन सकते हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमर। अब थर्ड आप ट्राई करना C6H14 का। ओके, चलो तो देखो नोट डाउन पॉइंट, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है चेन आइसोमर का। चेन आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 4 और मोर देन 4। अगर 4 हुआ या 4 से ज़्यादा तभी चेन आइसोमर हो पाएगा एक एलिमेंट में। सेकेंड पॉइंट क्या है, चेन आइसोमर डिफर इन नेचर ऑफ कार्बन चेन, दैट इज लेंथ ऑफ कार्बन चेन। जैसे कि हमने ऊपर देखा चेन आइसोमर में क्या होता है, कार्बन चेन का लेंथ डिफर होता है, चेंज होता है। ये देखो, ये हमारा प्राइमरी था, ये हमारा सेकेंडरी बना, ये हमारा टर्शियरी बन गया। फंक्शनल ग्रुप क्लास ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स अनचेंज। ओके, मतलब इस आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर लगा रहेगा तो उससे कोई लेना देना नहीं, वो अनचेंज मतलब चेंज नहीं होगा। फिर सेकेंड हम आते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विद इन द सेम कार्बन एटम चेन इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ग्रुप का डिफरेंस चेंज होगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक हेलो एरिनी दे दूँ, ओके, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, और ये अगर दे दूँ एक 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन या तो एक 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा, एक पोजिशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखो क्या है, डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। ओके, बट कार्बन एटम क्या है, सेम ही है, तो ये क्या होगा हमारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि अभी एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ, C4H8 का क्या होगा। ओके, तो पहले तो ये आप बनाओगे 1 2 3 4 C4 और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, फिर इसका सेकंड क्या हो जाएगा,
यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। एंड थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा रख देंगे। ओके अब ये तीन स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने बना दिया C4H8 का, तीन आइसोमर। अब मुझे बताओ इसमें से पोजीशन कौन सा और चेन कौन सा है। चलो बताओ, हुआ? मुझे बताओ 1 और 2 ये क्या है। इसमें देखो पोजीशन चेंज हुआ है हमारा एल्कीन का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ओके एंड 1 2 एक मिनट, 1 और 3 एंड 2 और 3 ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा चेन आइसोमर। ओके यहाँ पे देखो ना, ये पेरेंट चेन था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसका कार्बन एटम चेंज कर दिया। ये समझे, पोजीशन आइसोमर के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो एक आप लोग ट्राई कर लेना। ये वाला बताओ क्या होगा, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। ओके ये वाला चेन होगा कि पोजीशन होगा, ये मुझे कमेंट करके आंसर देना। चलो अब आते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पे। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके मतलब ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें एक या अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, मतलब अलग कंपाउंड बन सकता है, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे कि एग्जांपल से आप समझ जाओगे, एल्कोहल एंड ईथर, ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। ओके इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2O, और आपके सामने एक एग्जांपल दिया है C2H6O। तो इसमें कितने अल्कोहल और ईथर बन सकते हैं। ओके ये आपको बताना है। तो कितने बन सकते हैं, 2 कार्बन है, एक ये और एक ये, मतलब एक अल्कोहल और एक ईथर बन सकता है। जैसे कि अभी आपको दूसरा एग्जांपल दे दूँ C3H8O, तो इसमें कितने बन सकते हैं, 1 2 3, एक OH, ये OH बन सकता है एंड ये बन सकता है। ओके मतलब 2 अल्कोहल और एक ईथर बन सकता है। जैसे आप लोग ये ट्राई करो C4H10O। ओके इसमें कितने आइसोमर बनेंगे, और उसमें आइसोमर में भी कितने फंक्शनल ग्रुप, मतलब इसमें कितने अल्कोहल और कितने ईथर रहेंगे, ये मुझे बताओ, कमेंट करके बताओ। चलो ट्राई करना खुद से। अब सेकंड आता है फंक्शनल ग्रुप, ये तो हो गया अल्कोहल ईथर का। सेकंड फंक्शनल ग्रुप आता है हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का। ओके एल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एंड कीटोन क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये होता है। तो अगर मैं आपको कंपाउंड दे दिया C5H10O, तो इसमें कितने एल्डिहाइड और कितने कीटोन बनेंगे। चलो ट्राई करते हैं। पहले तो एक सिंपल चेन स्ट्रक्चर बना दो, ये रहा 1 2 3 4 5, ये एक एल्डिहाइड। फिर यहाँ से आप थोड़ा सा, कितना है, इसको आप हटा के यहाँ डाल दो। ओके ये सेकेंड। फिर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इस बार डाल दो, ये थर्ड हो गया। एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ डाल दो, हाँ ये थर्ड। ये फिर सेकेंडरी बन गया, अब टर्शरी बना दो, इसको ऐसा कर दो। एंड फिफ्थ हो जाएगा हमारा, एल्डिहाइड को और नहीं बन सकता, प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी बन गया और टर्शरी बन गया। तो हम क्या करेंगे, अब कीटोन बनाएंगे, ये एक कीटोन हो जाएगा सिंपल। फिर इसको उठा के हम यहाँ डाल सकते हैं, तो सिक्स्थ। ओके यहाँ डाल देते हैं सिक्स्थ। एंड सेवेंथ बन सकता है क्या, हाँ ये यहाँ पे ऐसा बन जाएगा।
एक दो तीन चार, हाँ तो 7 स्ट्रक्चर बन सकते हैं टोटल C5H10O के, मतलब 4 एल्डिहाइड के और 3 कीटोन के, और पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। ओके, आप लोग को ऐसा पहला प्लेन स्ट्रक्चर बनाना एल्डिहाइड का और प्लेन स्ट्रक्चर बनाना कीटोन का, उससे आप लोग को पता चल जाएगा। ये समझे? जैसे अब थर्ड फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एंड ईस्टर का। ओके, तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर का? CnH2nO2। और मैं एग्जांपल दे दिया C3H6O2, तो पूछूंगा इसमें कितने आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर बन सकते हैं। ओके, तो फिर से आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये बना दो एक पेरेंट स्ट्रक्चर, ये हो गया। ओके, फिर सेकंड उसका ही क्या कर सकते हो आप, ये ईस्टर का बन गया ऐसा। एंड थर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ओके, ये स्ट्रक्चर हमारा 3 बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर से। चलो एक एग्जांपल आप ट्राई करना, C2H4O2। ये एग्जांपल आप ट्राई करो और कमेंट करना अगर नहीं आया तो। ओके, यहाँ तक समझे? और एक ये भी ट्राई कर लेना C4H8O2। चलो ये भी ट्राई करो, ये भी आप कमेंट करके बताओ। कमेंट में लिख देना फंक्शनल आइसोमर का C4H8O2 का कितने आइसोमर बनेंगे, ये आंसर देना। चलो अगर सपोज करो अब नाइट्रो एल्केन रहा। ओके, अब डी ग्रुप पे आते हैं नाइट्रो एल्केन या तो एल्काइल नाइट्राइट। ओके, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? C2H5NO2 से। तो इसमें कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं नाइट्रो एल्केन और एल्काइल नाइट्राइल का? देखते हैं। यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, ये N से जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड N, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और सेकंड क्या हो जाएगा? ये O से जुड़ सकता है ना, हाँ तो इसको O से जोड़ देता हूँ सिंगल। हाँ, तो ये 2 स्ट्रक्चर ही बन सकते हैं बस C2H5NO2 के। ओके, फिर अगर मैं एग्जांपल आपको दे दूँ C3H9N, और इसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन कितने फॉर्म हो रहे ये बताना है। तो आप वापस से क्या करो, NH2 1 2 3, हाँ फिर सेकंड क्या करो, सेकेंडरी बना दो। ओके, ये सेकेंडरी बन गया NH, एंड फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा? टर्शरी। ये समझे? यहाँ तक समझे? चलो अब आते हैं हम मेटामेरिज्म पे। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या होता है? इसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, ओके, मतलब आपका क्या हो जाएगा इसमें चेंज? अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। इसमें आपका अल्काइल ग्रुप चेंज होगा जो अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप से। याद रखना इसको, आप पोजीशन के साथ या चेन के साथ कंफ्यूज मत होना। जैसे कि एग्जांपल देके आप समझ जाओगे। ओके, और ये याद रखना यहाँ पे पहले बेसिक पॉइंट, ईथर में मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए मेटामेरिज्म के लिए, कीटोन में 5 मिनिमम होने चाहिए, फिर ईस्टर में 4 होने चाहिए। ओके, ईथर कीटोन ईस्टर, एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन में, सेकेंडरी में 4 कार्बन होने चाहिए मिनिमम, और इसमें 5 कार्बन होने चाहिए, टर्शरी अमाइन में 5 कार्बन। तो जैसे अभी मैं फर्स्ट एग्जांपल दूँ ईथर का मैं पूछूंगा मेटामेरिज्म क्या होगा C4H10O का, तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसा कुछ, ये पहला ईथर, फिर इसमें आप फंक्शनल ग्रुप चेंज करोगे। ओके, अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप से अटैच है उसका फंक्शनल ग्रुप चेंज करोगे। तो ये हो जाएगा एक साइड देखो, यहाँ पे C2 ग्रुप था, यहाँ पे अब C एक सिंगल हो गया। अब तीसरा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसा कर दो, हाँ
ये हो जाएगा, ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है। ओके, फिर सेकंड अगर मैं कीटोन की बात करूँ तो कीटोन में मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए, तो C5H10O ये एग्जांपल है। तो ये पहला आइसोमर इसका। सेकंड आइसोमर क्या होगा, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। ओके, थर्ड क्या होगा, इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा थर्ड पॉसिबिलिटी। मतलब 3 आइसोमर C5H10O का 3 आइसोमर बनेगा, मेटामेरिज्म बनेगा। ओके, ये समझे। अगर मैं सेकेंडरी अमाइन की बात करूँ C4H11N का, तो इसमें कितने बनेंगे आइसोमर, एक NH, फिर इसको उठा के मैं पहले इसको उठा के यहाँ भी डाल सकता हूँ NH, ऐसा। फिर थर्ड इसको NH को उठा के मैं ये बीच में डाल सकता हूँ, ऐसा। ओके, ये समझे, ये 3 पॉसिबिलिटी इसके भी, 3 आइसोमर इसके भी बनेंगे। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि अभी पूरा डिटेल में हम नहीं जा सकते। ओके, फिर अगर टर्शरी अमाइन की बात करूँ तो टर्शरी में 5 कार्बन होने चाहिए, तो C5H13N ले लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट कुछ ऐसा, ये तो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड इसको उठा के बीच में डाल देंगे, टर्शरी बीच में डाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा। ओके, और फिर मैं ये उठा के यहाँ डाल दूँगा। ओके, कुछ ये स्ट्रक्चर एंड ऐसा हो जाएगा। तो इसमें भी 3 आइसोमर बन सकते हैं। ओके, तो इसका आप नोट पॉइंट याद रखना। ओके, तो ये देखो नोट पॉइंट क्या है, इफ सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप इज देयर इन 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड देन नेवर राइट चेन और पोजीशन आइसोमर, इट विल बी मेटामेरिज्म। पॉलीवैलेंट क्या होता है, पॉलीवैलेंट मतलब अगर एक कंपाउंड, ओके, एक कंपाउंड जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है, मल्टीपल वैलेंस रहते हैं, उसके वैलेंसी रहते हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं पॉलीवैलेंट। सपोज यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट रहे, C डबल बॉन्ड O या नाइट्रोजन का ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ओके, एंड उसमें हमें कुछ ऐसा आइसोमर देखने मिलेगा, तो उसको हम मेटामेरिज्म बोलेंगे, उसको हम चेन या पोजीशन नहीं बोलेंगे, याद रखना। जैसे अभी देखो पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन, अगर एग्जाम में दे दिया कि पेंटेन 2 ओन और पेंटेन 3 ओन कौन सा आइसोमेरिज्म है, एंड ऑप्शन दे दिया पोजीशन, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ऐसा, तो आपको क्या टिक करना है, मेटामेरिज्म। अगर मेटामेरिज्म नहीं दिया है तो पोजीशन होगा, ये समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, तो ये नोट डाउन कर लो आप। फिर सेकंड एग्जांपल आपको दे दिया पेंट 2 ओन एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओन। इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें आप लोग ऑब्वियसली अगर ये फंक्शनल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा होता तो आप सीधे चेन मार देते हैं, बट ये चेन नहीं है क्योंकि इसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो ये एक मेटामर है। अगर ये नहीं दिया होता मेटामर, तब आप चेन मार सकते थे, ये समझे यहाँ पे। चलो मुझे बताओ C4H11N का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी टोटल आइसोमर कितना होगा, ये मुझे कमेंट करके बताओ आप लोग। ओके, लास्ट में इसका मैं फॉर्मूला वैसे बताने वाला हूँ कैसे ये होगा। और एक और क्वेश्चन का मुझे चाहिए कमेंट में आंसर, नंबर ऑफ आइसोमर ऑफ फॉर एरोमेटिक कंपाउंड C7H8O का, इसका भी बताओ। चलो कमेंट में बताओ, सब लाइन से कमेंट में बता देना। ओके, फिर आते हैं हम टोटोमेरिज्म पे। अब टोटोमेरिज्म को हम डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन ऑफ 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इंटर कन्वर्जन ऑफ 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स,
ओके, कीटो इनॉल, टू आइसोमेरिक फॉर्म्स विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इनटू वन ईच अदर बाय ऑसिलेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू पॉलीवेलेंट एटम एंड डबल बॉन्ड। समझे ये? मतलब इसमें क्या हो रहा है, दो आइसोमेरिज्म इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं और वो दो फंक्शनल मतलब इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में। एंड उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, एंड एक पॉलीवेलेंट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। समझे? तब जाके ये टॉटोमेरिज्म देखने मिलेगा। तो ये टॉटोमेरिज्म और रेजोनेंस दोनों क्या एक जैसे है क्या? चलो देखते हैं डिफरेंस। रेजोनेंस में देयर इज नो चेंज इन पोजीशन ऑफ एटम्स। रेजोनेंस में कोई पोजीशन चेंज नहीं होता है एटम का। बट टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा एटम्स का या तो ग्रुप का चेंजिंग हो रहा है। ओके, चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर इमेजिनरी बट टॉटोमर्स हैव रियल एग्जिस्टेंस। टॉटोमर्स हमारे बॉडी में भी होता है, हम केमिकल रिएक्शन करते हैं लैब में, वहाँ पे भी होता है। बट रेजोनेंस एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है। यहाँ तक समझे? जैसे कि अभी चलो ये एग्जांपल देखते हैं। इनोलाइजेशन इज कैटेलाइज्ड बाय बोथ एसिड एंड बेसिस। ये जो टॉटोमेरिज्म है वो एसिड और बेस दोनों से कैटेलाइज होता है। जैसे कि अब मैं बेस कैटेलाइज यूज करता हूँ। ओके, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने इसमें बेस दिया। इसमें जब मैं बेस दूंगा OH माइनस, ये जाके हाइड्रोजन के साथ अटैच होके निकल जाएगा। ओके, पानी दे देगा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे इसको अपना बॉन्ड दे देगा एंड ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये ले लेगा, O ले लेगा। तो O नेगेटिव हो गया और यहाँ पे CH के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या होता है, एक H प्लस आके O के साथ अटैच हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये समझे? फिर एसिड, अगर मैं एसिड से कैटेलाइज करूँ तो क्या होता है, देखो H प्लस जाएगा, ये H प्लस जाएगा डायरेक्ट O के साथ अटैच कर जाएगा। ओके, O के साथ जब ये अटैच करेगा तो OH प्लस हो जाएगा, ये जो कि अनस्टेबल होता है, तो ये बॉन्ड खींच लेगा इससे स्टेबल होने के लिए। एंड अगर ये बॉन्ड खींचेगा तो हमारा जो कार्बन है उसका वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन ये अपना बॉन्ड दे के निकल जाएगा। ओके, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ऐसा देखो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। समझे? और याद रखना, आगे मैं बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले ये नोट डाउन कर लो कि ये टॉटोमेरिज्म नहीं दे सकता, क्योंकि टॉटोमेरिज्म से जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ओके, क्योंकि एडजेसेंट देखो यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। टू डबल बॉन्ड विल बी इन एडजेसेंट पोजीशन विच इज़ अनस्टेबल। और ऑब्वियसली टॉटोमेरिज्म स्टेबल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा तो ये नहीं बन पाएगा। अब जैसे आपके सामने ये एक क्वेश्चन आ गया, इसमें से कौन से टॉटोमेरिज्म देंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहले एसेंशियल कंडीशन देख लेते। चलो, for an aldehyde or a ketone to exhibit ketoenol tautomerism, it is essential that it must have at least one alpha hydrogen atom. अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होना ज़रूरी है टॉटोमेरिज्म के लिए। थस एसिटोफिनोन, ब्यूटेनटोन एंड प्रोपियोन एल्डिहाइड ऑल कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, हिंस शो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। इन सबके पास देखो अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके बाजू में अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये नहीं, ये तो पेरेंट ग्रुप है। फिर ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तीनों दे सकते हैं। समझे? अभी ये आते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये कंपाउंड दे पाएगा क्या ये? तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है कि ये जो ब्रिज कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना, वो टॉटोमेरिज्म में यूज़ नहीं होते, मतलब ये नहीं दे पाएगा। ये यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इस साइड पे ये कार्बन पे, इस साइड पे है, लेकिन ये ब्रिज पे है तो ये भी नहीं दे पाएगा। और ये तो नहीं दे पाएगा, लेकिन यहाँ का तो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये देगा, मतलब ओनली सी। समझे? यहाँ तक समझे? चलो अब आगे आते हैं। अब देखो बेंजल्डिहाइड और बेंजोफिनोन की बात करूँ तो ये नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ये देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। समझे? याद रखना, ये जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा
वही टॉटोमेरिज्म दे पाएगा। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C6H5, ओके, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसका इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा कि RCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये ज़्यादा स्टेबल होगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा टॉटोमेरिज्म में? ओके, तो बताओ आंसर, ये ज़्यादा होगा स्टेबल या ये ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा? ओके, तो इसका मैं एक पॉइंट बताता हूँ, उससे आप उसके बाद आप आंसर बताओ इसका। चलो, पहला पॉइंट ये है कि जो परसेंट इनोलाइजेशन है, ओके, इनोल फॉर्म कितना बन रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? रेजोनेंस पे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे, और सॉल्वेंट के नेचर पे, कौन सा सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, अपार्ट फ्रॉम, और साथ साथ स्टेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट भी, ये सब पे डिपेंड करता है एक इनॉल का फॉर्म, मतलब इनॉल का स्टेबिलिटी। तो अभी सपोज करो ये अगर इसका टॉटोमेरिज्म हुआ तो ये OH बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये क्या रेजोनेंस करेगा, ओके, रेजोनेंस करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी ऐसा ये OH हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये 100% इनॉल देता है। अगर मैं सेकंड इसकी बात करूँ, RCH2 डबल बॉन्ड OH माइनस, तो ये ऊपर हाइड्रोजन बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ओके, तो ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसका इनोल उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, मतलब ये ट्रेस फॉर्म में बनेगा। थर्ड की बात करूँ तो ये भी डबल बॉन्ड देगा, ओके, यहाँ पे ये वाला होगा, हाँ, सो अगर मैं बात करूँ A, B और C का, तो सबसे ज़्यादा A स्टेबल होगा, फिर C और फिर B स्टेबल होगा, ओके, समझे? इस पे मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा, ओके, जो मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा, ये पूरे आइसोमेरिज्म पे, वो कर लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन वैसा बन सकते हैं, ओके, नीट में क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से अगर पूछा तो वहीं से बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, ओके। तो नाइट्रो एसिटो नाइट्रो सिस्टम में भी ये दिख सकता है हमें, ओके, जैसे ये RCH2N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रो फॉर्म है हमारा, इसमें कैसा हमारा टॉटोमेरिज्म दिखेगा, ओके, आप एसिड कैटिलाइज या बेस कैटिलाइज कर दो, उसके बाद CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड यहाँ पे OH आ जाएगा, ये उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाए CHO, ये हमारा एसिटो नाइट्रो फॉर्म आ जाएगा, ओके। चलो अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताता हूँ आइसोमर निकालने के लिए, वो काफ़ी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको पूछ लिया एक अल्काइल हलाइड दे के, ओके, अल्काइल हलाइड दे के पूछ लिया कि कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन सकते, तो आपको पता होना चाहिए 2n-2, और n इज टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, ओके। फिर सेकंड आपको पूछ देगा एल्कोहल का, तो कितने नंबर ऑफ एल्कोहल बनेंगे, उसका 2n-2, एंड अगर थर्ड पूछ दिया आपको हैलोजन का, तो आप OH को बस X के साथ रिप्लेस कर दो, एंड ये भी हो जाएगा फॉर्मूला 2n-2। फोर्थ अगर आपको पूछ दिया ईथर का, तो ईथर के लिए आपको 2n-1 -2n-2, और इसमें कार्बन कितना होना चाहिए, 3 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर फिर ईथर एल्कोहल प्लस ईथर पूछ दिया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ओके, तो आपको पता होना चाहिए 2n-1 ये आपको याद रखना है। फिर आपको नेक्स्ट पूछ दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, ले लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कितना बनेगा, ओके, तो 2n-3,
एंड फ्रॉम कितना कार्बन होना चाहिए, C4। फिर अगर आपको पूछ दिया एसिड प्लस ईस्टर, तो इसमें कितने बनेंगे, 2n-1 -n-2। ओके, एंड अमाइन का अगर पूछ दिया तो इसमें टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों अमाइन आएगा, वो होगा 2n-2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा। ओके, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, और क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, बाहर कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सेकंड वीडियो में मैं आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म अच्छे से बता देता हूँ, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।